हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला यूनिट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इलास्टिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी हमने, वो सब निकाला था। आज हम उसके आगे करेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस जो है और स्ट्रेन आपस में वेरी करते हैं। तो मैंने कहा कि आज का टॉपिक जो हमारा है वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस, ठीक है। उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेंगे। ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इसको समझने से पहले आप नॉर्मल एग्जांपल में आपको बताता हूँ। हाँ, क्या एग्जांपल है? आपने रबर लिया होगा, हेयर बैंड, ठीक है, या कोई और रबर आप यूज़ करते हो घर में। आपने देखना जब वो नया होगा तो आप उसको स्ट्रेच करो, उसको छोड़ दो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, ठीक है। फिर से करो, बार बार करते रहो। फिर थोड़ी कुछ दिनों के बाद या काफ़ी देर के बाद, बहुत बार करने के बाद आपको ये लगेगा कि यार इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप फोर्स लगाएं और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है ऑलमोस्ट। क्लियर है? अब उसके बाद अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा और साइज जो ओरिजिनल उसका शेप जो था पहले जो था वो शेप गेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? अब उस कंडीशन के बाद अगर और फोर्स आप उसके ऊपर लगाओ तो बहुत लंबा हो गया, इजीली आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर और फोर्स लगाओगे तो आपका फोर्स कम लगेगी और स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन के बाद अगर आप उसको और लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। क्लियर है? वही यही ग्राफ है, वही ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात है, ठीक है। वही दिमाग में रबर वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के इसे आप समझ सकते हो। क्लियर है? कैसे? हमने स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओ से लेके ए तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कब होती है? जब दो चीज़ें एक दूसरे की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ क्या हुआ, स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ा? स्ट्रेन इंक्रीज हुई, स्ट्रेस इंक्रीज हुई, या स्ट्रेस इंक्रीज हुई, स्ट्रेन इंक्रीज हुई। क्लियर है? तो मतलब यहाँ तक ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर फॉलो कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर अगर हम उसको फोर्स, कौन सी फोर्स लगी है? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, उसको एक्सटेंड किया, लंबा किया, फिर उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये तो क्लियर है कि वो से तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उसका इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे इसे? इलास्टिक रीजन। क्लियर है? अब फिर से आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ठीक है, उसको बढ़ाया, पॉइंट बी तक पहुंच गए। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको लगता है कि थोड़ा सा साइज बढ़ गया और वो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आता है, ठीक है। समझ रहे हो? आपने थोड़ा सा इसे लगाया और आपने इसके बाद ये ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो यहाँ तक आप बोल सकते हो कि बी पॉइंट तक ये इसका इलास्टिक रीजन है, ठीक है। इस बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसका इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? इसके बाद अगर आप फिर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, कहाँ तक पहुंच गए? सी। फिर आपने क्या किया, जो स्ट्रेन में मतलब स्ट्रेस कम हुआ और स्ट्रेन ज्यादा हो गया। फिर अगर आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स से रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना आके, ठीक है, शेप चेंज होगी, उसकी शेप चेंज होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसका परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं उसका? परमानेंट सेट। क्लियर हो गया? ये जो हो गया, ये बाउंड्री हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका पूरा ये इलास्टिक लिमिट थी बी पॉइंट पे, यहाँ पे पूरा का पूरा इलास्टिक कैरेक्टर खत्म हो गया इसका, ठीक है। ये प्लास्टिक कैरेक्टर में एंटर कर गया, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं याइल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? याइल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है विद द लेस स्ट्रेस, बहुत ज्यादा इंक्रीज करगी विद द लेस स्ट्रेस, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंच गया? हम यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा आपने स्ट्रेन किया था, स्ट्रेन थोड़ा सा था, स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया और स्ट्रेस बहुत कम रहेगा कंपेरेटिवली, ठीक है।
तो मतलब अगर आप इसको ओरिजिनल शेप में लाएंगे तो उस शेप में वापस नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका प्लास्टिक रीजन, क्या बोलेंगे हम इसको, इसका प्लास्टिक रीजन। वो क्लियर है। तो क्या हो गया, जो बी से डी तक का ये पूरा रीजन ऑलमोस्ट क्या बन गया, प्लास्टिक रीजन हो गया ना क्लियर। फिर उसके बाद ये जो डी पॉइंट है इसको अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेस बोलते हैं। इसके बाद अगर आप स्ट्रेस ना भी करें, स्ट्रेन हो गया, मतलब तब फोर्स ना भी लगाए तब भी साइज आसानी से चेंज हो जाता, बढ़ जाता है, क्लियर है। उसके बाद अगर आप और लगाएंगे, कुछ भी थोड़ी सी भी फोर्स लगा दी, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, तो ये चीज़ क्या होगी, टूट जाएगी। इसलिए इसे बोलेंगे हम ब्रेकिंग पॉइंट। तो लास्ट जो क्या आ गया इसका, ये क्या हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट, क्लियर है। पेपर में आता है, आपने इसी तरह स्टेप टू स्टेप ये एक्सप्लेन करना है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ क्या हुआ। हमने ओ से ए तक प्रोपोर्शनल रीजन था, हुक्स लॉ को पूरा फॉलो किया, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी तो अपनी ऑरिजिनल शेप में वापस आ गया, ठीक है। तो इलास्टिक रीजन बोलेंगे इसको। उसके बाद हमने बी पॉइंट आ गया, थोड़ा सा और किया, थोड़ा सा स्ट्रेन जो इंक्रीज हुआ ऑलमोस्ट स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली ही चेंज हुआ जितने प्रोपोर्शनल फैक्टर था, लेकिन यहाँ अपनी इसमें आ जाता है। लेकिन इसके बाद सी पॉइंट आता है, सी पॉइंट पे ऑरिजिनल बॉक्स में नहीं आया, तो ये बी पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट रहा जहाँ तक ये प्रोपोर्शनल फैक्टर फॉलो किया। दिस इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, ठीक है। फिर सी पॉइंट आ गया, नहीं आया ऑरिजिनल शेप में, परमानेंट सेट में आ गया, ठीक है। तो इसको हम इसका याइन पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ से इसका प्लास्टिक कैरेक्टर शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है उसको प्लास्टिक कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि थोड़े से स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, फिर ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते हैं, प्लास्टिक रीजन इसका आ गया, क्लियर है। उसके बाद ठीक है, डी पॉइंट आ गया, ठीक है, अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेस बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो गया कि अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो ये लंबा हो गया, ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया, तो ई ब्रेकिंग पॉइंट और डिफॉर्मिंग फोर्स लगेंगे तो यहाँ पे ये टूट जाएगा, क्लियर है। और ये था ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स यूज करेंगे आप, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में क्या हुआ कि जब आपने कोई फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या होता है कि फोर्स आपने एक बार लगा दी, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ उसका, ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, अपनी ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है, लेकिन उसको आने के लिए कितना टाइम लगा, उसको अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं हम उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। एक और वर्ड आगे यूज होगा, इलास्टिक फैटिग, ठीक है। इलास्टिक फैटिग क्या हुआ कि हमने बार बार उसको स्ट्रेच किया, बार बार स्ट्रेस, बार बार स्ट्रेन, तो ये कंटिन्यूसली उस वजह से उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी जो एनर्जी गेन करते हैं इस दौरान, उसकी वजह से मोशन शो करते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। उनकी जो बॉन्डिंग होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती है, वो क्या होती है, कम होती है, मतलब उनको तोड़ना आसान होता है, या आप बोलेंगे वो टूट जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जब वो स्ट्रेंथ का कम होगा इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग। क्या होता है, कोई इलास्टिक बॉडी है, हम बार बार स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग, ठीक है। इसी वजह से इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो व्हाई द ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड आफ्टर अ लॉन्ग यूज, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ब्रिजेस हैं, रोड ब्रिजेस होते हैं, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है, ठीक है। आपने स्ट्रेन कम ज़्यादा, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, जो लोड उसके ऊपर से क्रॉस हो रहा है उसकी वजह से, तो उसमें क्या रहता है कि बार बार, ठीक है, ये चीज़ें चल रही होती है, वेरिएशन होती रहती है, और उसके इलास्टिक कैरेक्टर की वजह से जब शुरू में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो अपना पूरा इलास्टिक बिहेवियर वो फॉलो करते हैं, लेकिन बाद में इलास्टिक फैटिगनेस आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स भी उसके ऊपर लगे तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर अ लॉन्ग यूज वी डिक्लेयर ऑल द ब्रिजेस अनसेफ, क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद आपको छोटा सा और बताता हूँ मैं इसका, कि जिस तरह से हमारे इलास्टिक एक वायर ले लो आप घर में, सिंपल सा है, ठीक है, आप उसको कंटिन्यू, ठीक है, इस तरह से करें, ठीक है, आप ट्विस्ट करते रहें अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार इधर को, एक बार इधर को, एक बार इधर को, या इस तरह से ऊपर नीचे, और आप देखोगे कि वो जो आयरन की वायर है वो भी आसानी से टूट जाती है। ऐसे आप खींचोगे, कुछ करोगे तो नहीं टूटेगी, लेकिन अगर आप उसको ट्विस्ट करते रहेंगे इस तरह से ऊपर नीचे या आगे पीछे, कंटिन्यू सेम उसमें रिपीट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, अगेन एंड अगेन, सो ठीक है, सो इट विल ब्रेक, क्लियर है। कारण वही
कंटिन्यूसली स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया, उसकी वजह से इलास्टिक फैटिगनेस आ गई और वो टूट गया। क्लियर है? तो ये था सारा इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। इलास्टिक फैटिगनेस मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों अनसेफ होता है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई द ब्रिज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस तरह से इसके ध्यान से आप करें। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जो हम मॉडल्स हमने पढ़े थे, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स वगैरह, शेयरिंग मॉडल्स वगैरह, शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस जो पढ़े थे वो हम करेंगे। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से सुने। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।